भारतीय प्रगति केंद्र के ये कार्यक्रम जो आज श्रीमान कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, जिनको हम मुंशी जी के नाम से जानते हैं, उनके जन्मदिन के साथ जुड़कर पेश किया जा रहा है, उसमें मुझे वक्तव्य देने का सौभाग्य प्राप्त कराने के लिए मैं विरल भाई और सेंटर के जो भी साथी हैं उन सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। कन्हैयालाल मुंशी जी की किसी भी एक पहलू को, उनके प्रतिभा के किसी भी एक पहलू को ठीक से पेश करना, मैं मानता हूं कि एक बहुत जबरदस्त चुनौती है। मैंने यथाशक्ति वो चुनौती में पार उतरने का प्रयत्न किया है, मगर फिर भी मैं ये वक्तव्य शुरू करने के पहले आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो भी प्रयास मैंने किया है, खासा समय मैंने इस पे दिया है, वो भी कहीं ना कहीं आपको पर्याप्त नहीं है ऐसा लगेगा, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी एक लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार, इंस्टीट्यूशन बिल्डर, शिक्षणविद, कानूनविद होने के साथ साथ स्वातंत्र संग्राम और उस पश्चात आजाद भारत की राजनीति से भी बहुत करीबी से जुड़े। मुंशी उस युग की प्रतिभा है जब इस देश के युवा मां भारती को ब्रिटिशरों की गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने का सपना आंखों में संजोए हुए जी रहे। कोई गांधी के मार्ग पर अहिंसा और स्वदेशी के रास्ते ब्रिटिश राज से असहयोग आंदोलन चला रहे थे, तो कुछ भगत सिंह, सुखदेव या खुदीराम बोस की राह चलते हुए हिंसा करनी पड़े तो भी उसे बातें नहीं गिनते, मां भारती को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए लड़ रहे। अंतिम लक्ष्य एक था, रास्ते शायद वहां तक जाने के अलग अलग थे। जिनको हम पब्लिक लाइफ या सार्वजनिक जीवन कहते हैं, उस क्षेत्र की उस अरसे में दो विशेषताएं। पहली, आजादी के जंग में कूदने वाले बिना किसी शर्त या अपेक्षा अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की भावना से इस जंग में जुड़े। मातृभूमि के लिए कोई भी कठिनाई या विडंबना सहने की तैयारी के साथ सिर पर कफन बांधकर ये लोग जान फैसानी करने निकले थे। बदले में उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उनका सिर्फ एक ही सूत्र था, मेरी मैया के सिर पर ताज रहे, ये देश मेरा आजाद रहे। फांसी के फंदे पे चढ़ने पर भी उनकी एक ही मंशा थी कि हमारे मुंह को मत ढांकना, ताकि हमारी अंतिम नजर हमारी मातृभूमि पे पड़े। ये एक ऊंचाई थी जो लोग इस आंदोलन से जुड़े और जिन्होंने इनका नेतृत्व किया। दूसरे, ये लोग काफी पढ़े लिखे थे और दुनिया को भली भांति समझ सकते थे। किसी की भी बात करें, चाहे मैडम कामा की बात करें, चाहे श्यामजी कृष्ण वर्मा की बात करें, चाहे सुभाष चंद्र बोस की बात करें, तो सुभाष चंद्र बोस आईसीएस जैसे साधारण सेवा को ठोकर मारकर आजादी के जंग में कूदे। महात्मा गांधी, सरदार पटेल अच्छी खासी बैरिस्ट्री छोड़कर आए। दोम साहिबी और अमीरी की जिंदगी वो लोग जी सकते थे, मगर वो अय्याशी की जिंदगी उन्हें मंजूर नहीं थी। देश को आजाद कराने के लिए कठिनाइयां, जेलवास और एक सामान्य आदमी की रहन सहन उन्होंने स्वेच्छा से पसंद की। आजादी की जंग में कूदने वाले उस समय के युवा देश के लिए सर्वस्व कुर्बान करने के लिए आए थे, कूद देने के लिए आए थे, जान फैसानी की तमन्ना लेकर आए थे, कफन बांध कर आए। आज राजनीति मलाई कमाने का माध्यम बन गई। उस समय जी जान से लड़ रहे या परवाह न को दूर दूर तक स्वार्थ की कोई भनक तक नहीं सुनाई देती थी। वो कालखंड में गुजरात से भी कुछ व्यक्तित्व राष्ट्रीय नेतृत्व को और राष्ट्रीय ये जो आजादी का जंग था उसको प्रभावित कर रहे थे, और राष्ट्रीय स्तर पर भी ये जंग का कहीं ना कहीं नेतृत्व कर रहे थे। मैं इसकी एक छोटी सी यादी आपके सामने पेश करना चाहूंगा।
ये स्वयं संपूर्ण यादी नहीं, आधी अधूरी है। फिर भी एक दाखिले के तौर पर मैं मानता हूं कि गुजरात कहां था और आज गुजरात कहां है, किस तरह के टावरिंग पर्सनालिटीज यानी कि हिमालयन प्रतिभाएं गुजरात में से पैदा हुई, जो आज के भवनों के कहीं नजदीक नहीं थी, काफी ऊंचाई पर थी। इसका आपको अंदाजा है, इसलिए मैं ये नामावली, ये जो पार्ट नामावली है, आधी अधूरी नामावली है, कई कहीं कई नाम छूट जाएंगे, फिर भी आपके सामने रखना चाहूंगा। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके भाई विठल भाई पटेल, दोनों बैरिस्टर, फिर भुलाभाई देसाई, सवाई गुजराती काका साहब कालेलकर, आचार्य गिडवानी, उछरंग राय ढेबर, विनोबा भावे, पूज्य रविशंकर महाराज, गुलजारीलाल नंदा, जो मजूर महाजन के आधार स्तंभ की तरह वहां से, और फिर भारत के 3 प्रधानमंत्रियों के गृह मंत्री रहने का और दो समय कार्यकारी प्रधानमंत्री रहने का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त हुआ। गुलजारीलाल नंदा, जयसुखलाल हाथी, डॉक्टर शिवराज मेहता, श्रीमती हंसा मेहता, मनुभाई शाह, विठल भाई पटेल का नाम मैं गिना गया हूं, चंद्रवर्धन ची मेहता, जो के एम मुंशीवाल का नाम जैसे है वैसे सीसी मेहता, चंद्रवर्धन मेहता भी शायद एमएस यूनिवर्सिटी के एक ही प्रोफेसर चुने गए, जिनको यूनिवर्सिटी ने स्वतंत्रता दी थी खुद का करिकुलम और सिलेबस तय करने की, जिनको स्वतंत्रता दी थी कब वो पढ़ाएंगे बच्चों को, कब छुट्टी देंगे और किस तरह से परीक्षा। बहुत बड़े नाट्यकार, ऑल इंडिया रेडियो मुंबई की डायरेक्टर के पद को छोड़कर वो महाराजा साहेबराव यूनिवर्सिटी में जुड़े। उसी तरह अरविंदो घोष, विठल भाई पटेल, सर सयाजीराव गायकवाड़ तुर्ती, राजवी में से भी किन्हें जिनका प्रदान रहा, जो आजादी के जंग को सीधी तरह नहीं तो कहीं ना कहीं अपना प्रदान देते रहे, जिनकी वजह से आजादी के लड़ाइयों को प्रोत्साहन मिलता रहा। सर भगवत सिंह जी गोंडल, सर कृष्ण कुमार सिंह जी, खंडूभाई देसाई, परीक्षितलाल मजूमदार, अनसुयाबेन, शंकरलाल टिकर, जिन्होंने मजूर महाजन संस्था की गांधी जी के आदर्श पर चल के जो स्थापना की, जिनीवा की इंटरनेशनल लेबर इंस्टीट्यूट ने, वही मॉडल पे विवाद का उकेल चर्चा से, मंत्रणा से, और वो भी ना तय हो तो फिर लवाद यानी मध्यस्थी करके लाने की जो भूमिका थी मजूर महाजन संघ की, उसको विश्व फलक पर उजागर किया। और जब तक मजूर महाजन संघ का स्वर्णकाल रहा, जब तक वो ठीक से चलता रहा, आइए लोग मजूर महाजन का प्रतिनिधित्व कोई न कोई मजूर महाजन संघ से अहमदाबाद में करता है। ये ऊंचाई थी उस समय के जीवन में पड़े हुए, वो कुछ लेने के लिए नहीं है। कन्हैयालाल मानेसर मुंशी, वकील, जो आगे चलकर एक साहित्यकार, शिक्षाविद और राजनीतिज्ञ के रूप में भी जाने गए, उनका जन्म जैसे बताया गया 30 दिसंबर 1887 गुजरात के भरूच नगर में हुआ। मैं जब 5वीं कक्षा में पढ़ रहा था, एक अभ्यास क्रम में हमारे एक उनका प्रसंग आता था पढ़ने में, जो माँ कितनी भी दुर्बल हो, जब उसके बच्चे पे कोई आफत आ जाए तब वो रणचंडी बन सकती है, उसका उदाहरण था। मुंशी जी सोते हैं, रात का समय है और वो आधा अंधेरा आधा उजाले वाले जो कक्ष है उनका, वहां उनकी माँ को कुछ ऐसा हिलता हुआ दिखाई देता है। जरा माँ ध्यान से देखती, सांप है, आज तक चूहे से भी डरने वाली माँ, वहां केन की एक छोटी पड़ी है, उसको उठा लेती है और सबाक 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 सांप के ऊपर टूट पड़ती है जब तक उसका ईमान नहीं। ये माँ अपने बच्चे के लिए क्या कर सकती है, उसका उदाहरण। अगर वो माँ नहीं होती शायद हम नहीं मिलते, क्योंकि सांप ठीक उनकी दिशा में गया।
ब्रिटिश इंडिया में भरूच मुंबई प्रेसिडेंसी का एक इलाका था। 1901 में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बड़ौदा कॉलेज में आगे अध्ययन के लिए प्रवेश किया। हम इनके तार हमारे यूनिवर्सिटी के साथ भी जुड़ते हैं, हमें गौरव इनका। मेरा एक और भी सौभाग्य रहा कि मैं भारतीय विद्या भवन का राष्ट्रभाषा रत्न हूँ। तो भारतीय विद्या भवन से भी कहीं, उनकी संस्थाओं से भी कहीं न कहीं मेरा संबंध जुड़ता रहा है और मुझे इसका गौरव है। मुंशी जी का पूरा साहित्य आज मेरे पास है और एक से ज्यादा बार मैंने 8वीं कक्षा पास की उसके पहले ये सब कथा प्रभु जगन्नाथ जैनिज्म को सेंटर में देखिए मोहनलाल किला, वो भी मैंने पढ़ी थी कुतूहल के हासिल किया। उसके बाद 1913 में बंबई आकर वकीलात का व्यवसाय, उनका बाकी का नहीं था। 1913 में बंबई हाईकोर्ट में मुंशी जी ने बड़ौदा के मुंबई आने के बाद मोहम्मद आज हम मुंशी की तरफ वकील होना शायद राज्य को पटाखोड़ करने के लिए और काफी अहम रखता है। जो असेंबली है उसका नाम सभा, धारा यानी कायदा और सभा यानी जो निर्माण करते कायदों को पढ़ने वाली निर्माण करने वाली जो संस्था, वो धारा सभा। अब आप कायदे को समझते नहीं हो और धारा सभा में बैठते हो तो आज के दृश्य ऐसे होते हैं कि किसी भी कानून को पारित करने के लिए बिल लाया जाए विधानसभा में, कोरम नहीं होता क्योंकि हमारे विद्वान सदस्यों को ये महीन चीजें समझ में नहीं आती और उनके लिए काफी बड़ी चीजें इनको करना होता है, तो वो ऐसी छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते। फलस्वरूप ऐसे कानून पारित किए जाते हैं जो आगे चलकर एक सामान्य आदमी के लिए काफी मुश्किलें पैदा करने वाले साबित होते। मगर हमारे जनप्रतिनिधि को कानून की रचना में, कानून के घड़तर में कोई रस नहीं है क्योंकि उनके पास वो क्षमता नहीं। आज वो मुंशी जी की तरह कानून समझ सके वो क्षमता, या सरदार पटेल या महात्मा गांधी की तरह किसी भी कानून के आर पार देख सके, वो क्षमता आज हमारे लोग प्रतिनिधियों को है। मैंने जो प्रतिभाओं को नाम दिया, मैं कोई किसी के साथ कोई तुलना नहीं करना चाहता, मगर आज हम ये हिमालयन और टावरिंग पर्सनालिटीज के संदर्भ को जोड़ते हुए अगर आज की विधानसभा या अन्य स्थानिक स्वराज की संस्थाओं को देखते हैं तो लगता है कि बहुओं ने उस पर काबू जमा लिया। और कहा जाता है कि सूर्य जब अस्ताचल की ओर जाता है तब बहुओं के जो जिसको हम परछाई बोलते हैं, तब बहुओं की परछाइयां बड़ी होती जाए। आज बहुओं की परछाइयां इस देश में बड़ी होती जा रही है। मुंशी जी जब थे तब सूर्य मध्याह्न काल पे था, बहुओं के लिए जगह नहीं थी और जो बड़े बड़े लोग थे वो भी अपनी परछाई पढ़े, ये किसी पे उसके लिए उतने लालायित नहीं थे, उत्सुक नहीं थे। मैंने कुछ दृष्टांत आपको दिए, इसलिए इसकी फिर पुनरावर्तन में नहीं पढ़ता हूं, मगर एक प्रतिष्ठित वकील होना स्वतंत्र संग्राम में कूदने के लिए काफी मजबूत और सुसंगत पृष्ठभूमि बनाता है। और उतना ही जरूरी था, आपने जो मुंशी की इंस्टीट्यूशन बिल्डर की बात की, वो इंस्टीट्यूशन की भूमिका बनाने के लिए
उसका जो संविधान है वो रचने के लिए, और मुंशी जी ने एक भारतीय विद्या भवन ही नहीं बनाया और संस्थाएं भी स्थापित की जिनका संविधान उन्होंने लिखा, और अपनी संविधान सभा के भी वो सदस्य थे। वैसे तो मुंशी जी शुरू से ही प्रजारक्षी कार्य में जुड़े थे, ऐसा नहीं है कि वो बाद में कोई प्रजारक्षी कार्य में, जिनके उदाहरण 1904 में भरूच में निःशुल्क पुस्तकालय की स्थापना उनके प्रयास से हुई। 1912 में भार्गव मासिक की स्थापना और 1915 में अफ्रीका से वापस आए महात्मा गांधी के स्वागत के लिए सम्मेलन का आयोजन कन्हैयालाल मुंशी जी ने किया। कन्हैयालाल मुंशी 1915 से 20 कालखंड में होम रूल लीग के मंत्री रहे और 1925 में मुंबई प्रांतिक धारा सभा में चुने गए। 1926 में गुजराती साहित्य परिषद का संविधान मुंशी जी ने रचा। ये पहली इंस्टीट्यूशन थी जो मुंशी जी के हाथ जिसकी नींव रखी गई, जिसका बीज बोया गया। 1926 में गुजराती साहित्य परिषद का संविधान रचा गया जिसमें मुंशी जी का काफी योगदान है। 1930 में राष्ट्रीय राजनीति कांग्रेस के साथ मुंशी जी जुड़े, स्वतंत्रता संग्राम के कार्यक्रम का भाग लेना शुरू हुआ। 1932 के कालखंड में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए स्वतंत्र सैनिक की हैसियत से उन्हें जेल जाना पड़ा। महात्मा गांधी के साथ काम करते हुए सार्वजनिक उनके व्यक्तित्व निर्माण का ये अवसर था। 1933 में कांग्रेस के संविधान की रचना में मुंशी जी का अहम योगदान था। अब ये दूसरी संस्था की बात है। इंस्टीट्यूशन बिल्डर यानी भारतीय विद्या भवन तो बाद में आए, पहले गुजराती साहित्य परिषद, उसके बाद कांग्रेस का संविधान की रचना में भी मुंशी जी का अहम योगदान था। आगे चलकर 1937 से 39 के कालखंड में मुंशी जी मुंबई राज्य के गृह मंत्री थे। एक सक्षम वकील की हैसियत से भी मुंशी जी जाने जाते। मुंबई हाईकोर्ट में वकीलात का प्रारंभ उस समय के दिग्गज वकील और महात्मा गांधी जी के काफी करीबी भुलाभाई देसाई के चैम्बर में बैठकर काम करने से शुरुआत करके उन्होंने किया, फिर आगे बढ़ते गए। सॉलिसिटर की परीक्षा के लिए जो कमेटी थी उनके भी मुंशी जी सदस्य थे, जिनके संचालक बाल गंगाधर खेर यानी बाला साहेब खेर, जो मुंबई राज्य के अविभाजित मुंबई राज्य के मुख्यमंत्री बने। उस समय मुंबई में काफी ओजस्वी लोग कार्यरत थे, जिनमें दक्ष धाराशास्त्री चिमनभाई हरिलाल सेतलवट, जो भारत के प्रथम सॉलिसिटर जनरल बने स्वतंत्र भारत के, मुंशी जी के एक अन्य साथी हरिलाल कन्या, जो स्वतंत्र भारत की सुप्रीम कोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस बने। ठीक उसी समय कार्यरत पाकिस्तान के स्थापक मोहम्मद अली जिन्ना भी उनके परिचितों में थे। एक कहावत है, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। इंसान उसके इर्द गिर्द के लोगों से जाना जाता है। किसी की प्रतिभा को पढ़ना हो, किसी के विचारों को पढ़ना हो, किसी के चरित्र को पढ़ना हो, तो अगर इनके इर्द गिर्द को घूमते हैं, उनको आप देख लीजिए, पता चल जाएगा। इसीलिए चाणक्य ने कहा है कि राजा को अपने इर्द गिर्द कड़वा मगर सच्चे बताने वाला सलाहकार रखना चाहिए। आज के राजाओं को मंजूर नहीं। अभी मैं एक कविता पढ़ रहा था, आज के राजाओं को क्या मंजूर है। वो कविता कहती है कि राजा बोला रात है, राजा बोला रात है, तो रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, सेनापति बोला रात है, तो संतरी बोला रात है। अब ये सबने बोला रात है तो तंत्री ने भी बोल दिया, माध्यमों को क्या फर्क पड़ता है। तंत्री बोला रात है, और ये सब जब बोल रहे थे रात है तो प्रजा बोली रात है। दोस्तों, ये सुबह सुबह की बात है। ऐसे राजा खुद तो गिरते हैं गड्ढे में, मगर पूरे देश को गिराते। मुंशी जी के साथ जो लोग थे, एक सत्ववान लोग थे, अपनी अपनी एक अलग रंगढंग थे, चारित्र थे, ज्ञान था, और एक उस समय की प्रवर्तमान वैश्विक प्रभाव की राजनीति का उनको परिचय, और उस पर अधिकार पूर्वक वो सोच सकते थे, बोल सकते थे। आज हम बोलते हैं वैश्वीकरण के युग में आ गए, वी आर इन ए ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड।
एंड फिर बोलते हैं थिंक ग्लोबली बट एक्ट लोकली। मगर थिंक ग्लोबली जब आप स्थानिक प्रवाह को ही नहीं समझ सकते, स्थानिक चीजों का ही आपको समझ नहीं आती है, तो आप वैश्विक प्रवाह को कैसे जानोगे, समझोगे? ये मुंशी जी के व्यक्तित्व में नहीं था। भारत के सार्वजनिक जीवन में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले मुंशी जी एक राजनेता के रूप में भी सफल हो। उसकी मजबूत नींव एक सफल कानूनविद होने के नाते रची गई। गांधी विचार और गांधी जी ने मुंशी जी को काफी प्रभावित किया। मुंशी जी वह लोगों में थे जो महात्मा गांधी के आह्वान पर अपनी दमदमाती हुई वकीलात को छोड़कर आजादी के जंग में कूदे थे। मुंशी जी इसके बावजूद भी खोखले आदर्शवाद की बजाय सक्रिय वास्तविकता से जुड़े बौद्धिक थे। 1947 में भारत जब स्वतंत्र हुआ, उसके लिए देश को पुनरुत्थान का एक बड़ा मौका था। गांधी विचार से प्रभावित मुंशी जी भारतीय विद्या भवन की स्थापना उस समय करना उचित समझा। आने वाली पीढ़ियों के लिए भारतीय संस्कृति के मूल्यों को उजागर करने के लिए और नई पीढ़ी के संस्कारों को भारतीय संस्कृति का सिंचन करने के लिए मुंशी जी द्वारा स्थापित भारतीय विद्या भवन अपने आप में एक अनूठी संस्था है। महात्मा जी के आदर्शवाद के साथ 7 नवंबर 1938 को भारत के भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में आधारभूत चिंतन हेतु और आधुनिक ज्ञान के साथ भारतीय संस्कृति का सुचारू रूप से पुनर्गठन करने के उद्देश्य से भारतीय विद्या भवन की स्थापना की। एक दृष्टि और स्वप्न को जीवन के मिशन में परिवर्तित करने की शुरुआत यानी भारतीय विद्या भवन। आज हम जो हिंदुत्व की बात करते हैं, हम ये नहीं समझते कि वेद ईश्वर निराकार है और वेद हमें सिखाता है आनो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वतः। हर दिशा से हमारे दिमाग में सही विचार है। वेद ये नहीं सिखाता कि फलानी दिशा में देखो, वहां से आपके मन में सही विचार आएंगे। हमने प्रार्थना की, क्या हमारे ऊपर किसी का कोई मैंडेट नहीं था, कोई प्रेशर नहीं था, कोई दबाव नहीं था, फिर भी हमारे ऋषि मुनि ने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? काम ये दुख तप्ता राम प्राणी प्राणी मात्र के दुख और आत्मा का नाश। उन्होंने प्रार्थना की सर्वत्र सुखिनः सन्तु सर्वसन्तु निरामया सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कोई दुखी ना हो। और ये मूल्यों को और ये लचीलापन के कारण हिंदू फिलॉसफी के ऊपर कितने भी आक्रमण आए, चाहे हूण आए, चाहे शक आए, चाहे गजनी आया, चाहे खिलजी आया, चाहे मुगल आए, चाहे अंग्रेज आए, चाहे फिरंगी आए, ये फिलॉसफी को नहीं तोड़ पाए और न तोड़ पाएंगे जब तक आनो भद्रा कृतो यन्तु विश्वतः का विचार जीवित है। जो भारतीय विद्या भवन की स्थापना में मुंशी जी ने जो शब्द संजोड़ा, हमारे दर्शनों का, हमारे वेदों का, हमारे शास्त्रों का सभी मायने में जो ज्ञान है, वो जब तक हमारे पास है, मैं नहीं मानता दुनिया की कोई संस्कृति हिंदू विचार सरणी को भ्रष्ट। अगर हिंदू विचार सरणी को भ्रष्ट करते हैं तो एक संकुचित बुद्धि वाले राजनीति और हिंदू विचार सरणी के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर व्यापार की दुकानें खोल के बैठ गए हुए लोग, घर में सुबह में नहा के पनियारे पे दीपक भी नहीं जलाने वाले, पूर्वजों के नाम श्राद्ध भी नहीं करने वाले लोग जब हिंदुत्व की बातें करते हैं, मुझे हंसी आती है। क्या हिंदुत्व की बातें, पर्यावरण की बातें करते हैं, किसको सिखाते हो भाई? हमने जल की पूजा की, पर्वत की पूजा की, अग्नि की पूजा की, सुबह में अपने पलंग से उठते हुए, हमारी पथारी से पृथ्वी पे पग रखते हुए हमने प्रार्थना की, समुद्र वसने देवी पर्वतस्तर मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्व में। हे विष्णुपत्नी, हे धरणी, धरती मेरा पर आपको छू रहा है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। ये भारतीय संस्कृति है, ये हिंदुत्व की संस्कृति। इसको कोई नष्ट नहीं कर पाए। हमें इसको नष्ट होगी ऐसी भावनाएं मन में डाल के, ऐसी खोखली हमारे मन में भय पैदा करके हिंदुत्व के नाम पर जो आज हो रहा है, वो अगर सबसे ज्यादा हिंदुत्व को नुकसान करने वाला साबित हुआ तो ये संकुचित मनोव्यापार हिंदुत्व को सबसे ज्यादा नुकसान करेगा। मुंशी जी ने जो स्थापना की भारतीय विद्या भवन की, वो सही मायने में अपनी संस्कृति को समझने के लिए, वेद पुराण संहिताओं को पढ़ने के लिए,
हिंदू संस्कृति को तलस्पर्शी ज्ञान पाने के लिए, चर्चा करने के लिए। संवाद हमारी संस्कृति का भाग रहा है, संवाद से हमने कभी नहीं मन मोड़ा। अगर शंकराचार्य और मंडन मिश्र भिड़ जाते हैं तो संवाद होता है, अखाड़े में जाके कुश्ती नहीं होती। और वो संवाद, उसको जज करने वाले, उसका कौन उसको तय करेगा कौन जीता कौन हारा, दोनों से बढ़कर विद्वान कोई नहीं मिला। तो मंडन मिश्र की पत्नी खुद स्वयं अध्यक्षता करती है जज बन के, और मंडन मिश्र को हारा हुआ कोशिश करती है। ये हमारी नारी शक्ति। एक छोटा सा चुल्लू भर के पानी डाल दे, ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक हो। यम चाहे कितना भी स्मार्ट रहा हो, सावित्री सत्यवान को उसके पास से छुड़ा के वापस। ये भारतीय संस्कृति है जहां श्रवण अपने बूढ़े और अंधे माँ बापों को कंधे पे उठा कर तीर्थ यात्रा करा, वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ा। ये भारतीय संस्कृति है, ये भारतीय संस्कृति है जहां वानप्रस्थाश्रम में आप वितराग और राग से मुक्त होने का प्रयाण करते हैं, और संन्यास तक पहुंचने का जब आप भाग्यशाली रहे, 75 साल तक पहुंचे, तो फिर ये पृथ्वी से विरक्त हो। दोस्तों, हम जब पैदा होते हैं, हमें हमारा पहला स्नान कोई और कराता है। हमें जिस कपड़े में लपेटा जाता है, वो कपड़े हम नहीं खरीदते, कोई और लाता है, उसकी कोई ब्रांड नहीं होती। और हाँ दोस्तों, उसके पैसे तो हम नहीं देते, मगर उसकी जेब भी नहीं होती। हम जब इस दुनिया से विदा लेते हैं, कोई हमें नहीं बोलता कि जाओ कफन किस ब्रांड का चाहिए, जाके लेके आओ, फिर तुम्हारी श्मशान यात्रा निकाले। कोई और ले आता है, किसी और के पैसे से आता है, अंतिम स्नान कोई और कराता है। और दोस्तों, ये कफन को भी जेब नहीं होती। ये पूरा हमारा जीवन बिना जेब के, किसी और के पैसों से खरीदे गए 2 कपड़े के टुकड़ों के बीच की यात्रा है। ये मिट्टी सभी की कहानी कहेगी, न राजा रहेगा न रानी रहेगा। क्या क्या लेके हम आए थे, क्या लेके जाने वाले। जो करते हैं कुछ मुंशी जी जैसे, हमारे लिए कुछ छोड़ के जाते हैं, लेके जाने की उनकी कोई ख्वाहिश है। हमारे रविशंकर महाराज जी के हाथ से गुजरात की स्थापना का दीपक रखा। उन्होंने कहा है गुजराती ભરત માણસના વખાણ મસાણે થાય, માણસ કેવો હતો કે કેવો નહીં, એ કેવો એના ગયા પછી જ ઉઠી કરે। यानी जो मर्द है उसके लिए उसकी जो प्रेज है वो स्मशान घाट में होती है। वो क्या था क्या नहीं वो कहना उसके जाने के बाद ही उचित रहता है। आज इतनी साल बीते, मुंशी जी को हम याद कर रहे हैं। रविशंकर महाराज की व्याख्या के अनुसार हम एक मर्द जिंदा दिल इंसान को याद कर रहे हैं, और इसके लिए आपका सेंटर धन्यवाद के पात्र है। मुंशी जी में कल्पनाशीलता का एक अनंत महासागर हिलोरे देता है। इतिहास से जुड़ी उनकी कल्पनाशीलता ने आनर्त यानी कि उत्तर गुजरात से चलती राज्य व्यवस्था का स्वर्ण युग यानी सोलंकी युग की कल्पना को शब्द दे देते हुए पाटनी प्रभुता और गुजरात नो नाथ राजाधिराज जैसी ऐतिहासिक उपन्यास हमें भेंट। मिनल मुंजाल, त्रिभुवन प्रसन्न और हंसा देव प्रसाद की प्रणय कथाओं को अमर करते हुए मुंजाल और कीर्तिदेव जैसे चाणक्य बुद्धि पात्रों का विवरण मुंशी जी ने किया। कहीं न कहीं मिनल देवी और मुंजाल की प्रेम कथा में हमें मुंशी जी के खुद के जीवन की झांकी भी देखने मिलती है। राज्य व्यवस्था की एक पूरी फलसफी। दोस्तों, जब गजनी हमारे पर चढ़ाई करने वाला है, लूटना उसका ध्येय है, सोमनाथ का मंदिर उसका लक्ष्य है, तब हमारे जो खुफिया दूत है वो समाचार लाते हैं। कीर्तिदेव उससे चिंतित है, युवा है, चिंतित है, उसका खून खोलता है। हालांकि पाटन और अवंतिका के बीच में एक बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि जब देश में आपत्ति आती है दुश्मनी बीच में नहीं आनी चाहिए।
जब देश पे आपत्ति आती है अहंकार बीच में नहीं आना चाहिए, जब देश पे आपत्ति आती है स्वार्थ बीच में नहीं आना चाहिए। तो कीर्तिदेव जाता है दूत बनकर अवंतिका, मुंजाल को हाथ जोड़ता है, बोलता भाई वैसे तो मुंजाल का अनौरस पुत्र है, बोलता है गजनी आने वाला है, न अकेला पाटन उसको पहुंच सकेगा न अकेला अवंती, हम दोनों साथ हो जाए तो गजनी की मजाल नहीं कि वो अपने मंसूबे में सफल हो। मगर मुंजाल आज के राजनीति की वजह से खड्डूस, उसको लगता है कि अवंती अब बलवान हो रहा है, पाटन ने अगर उसके साथ हाथ मिलाया तो पाटन का स्थान नीचे चला जाए, बाहर से आने वाले शत्रु की उसको परवाह नहीं। वो एक घिनौनी राजनीति के तहत कीर्तिदेव जो लेकर आता है प्रस्ताव उसको ठुकराता है, और तब जो डायलॉग मुंशी जी ने लिखा है, कीर्तिदेव का खून खौल उठता है, बोलता है वो दिन देख रहा हूं जब गुजरात के युवक युवती गजनी के बाजार में बिकते हो। मुंजाल उसको जवाब देते, मालूम है तुम अगर दूत नहीं होते आपके उच्चारणों के लिए मैं आपको कैद में डाल सकता था। तब कीर्तिदेव पूछता है कि आप मुझे धमकी देते हो, और जो शब्द मुंजाल के मुंह में मुंशी जी ने रखे, आज की राजनीति के धृतराष्ट्र अगर समझ ले तो शायद इस देश का कल्याण हो। मुंशी जी कहते हैं कि धमकी तो जिसमें शक्ति और सामर्थ्य नहीं होता है वो दे, मेरे पास तो दोनों है। धमकी की भाषा तो शक्ति और सामर्थ्यहीन आदमी उच्चार करता है, और जब तक शासन में है उसका कहीं न कहीं अमल भी कर जाता है। सत्वशील और शक्तिवान आदमी धमकी की भाषा नहीं होता है। राजपद की गद्दी की एक गरिमा होती है, ये मुंशी जी की नवकथाओं में हम पढ़ सकते हैं। किस तरह एक समय आनंद का राज्य जिसने ऐशोअरबा को हरा के अवंती के पाटन लाके पिंजरे में घुमाकर पूरे शहर की प्रदक्षिणा की थी अपने विजय के उन्माद में, जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुरुष जब हार गए और उसको सिकंदर के सामने खड़ा कर दिया गया तो सिकंदर ने उसे पूछा मैं आपके साथ कैसा बर्ताव करूं। पुरुष का जवाब था एक राजा दूसरे राजा के साथ करे। यही बात अटल जी ने यही बात मुंशी जी की नवकथाओं में हमें देखने मिलती है। एक ऊंचाई, एक गरिमा, जब वो गरिमा से आप चूक होते हैं तब उसके बाद एक सर्व सामर्थ्यशील राज्य व्यवस्था का ध्वंस हो जाता है। यही कहानी है स्वर्ण की युग की, यही कहानी है रुद्रमहादेव के सर्जन की और विसर्जन की, यही कहानी है सोमनाथ के ध्वंस की। तुमकी दृष्टि, बहुनापन, अपनी सलामती की चिंता, और मेरा दुश्मन मेरे से आगे ना बढ़ जाए, मैं जिसको प्रतिस्पर्धी समझता हूं वो कहीं मेरे से आगे न निकल जाए, वो चिंता में जीने वाले लोग कभी कुछ देके नहीं जाते। अभी 25 तारीख को हमारे प्यारे अटल जी की जन्मदिन है। उनकी एक कविता है ऊंचाई, जिसमें मैंने एक लेख लिख के मेरे फेसबुक पे रखा है, अगर समय मिला पढ़ सकते हो। मगर इनकी 4 पंक्तियां जो आखिर में उन्होंने कही है कि ऊंचाई तो होनी चाहिए, मगर वो कहते हैं कि किंतु इतने ऊंचे भी नहीं। उसके पहले की भाषा है वो शायद 4 पंक्ति और मैं पीछे जाना चाहूंगा। धरती को बौनों की नहीं, धरती को बौनों की नहीं, ऊंचे तक के इंसानों की जरूरत है। इतने ऊंचे कि आसमान छूले, नए नक्षत्रों में प्रतिभा की बीज बोले, किंतु इतने ऊंचे भी नहीं कि पांव तले दूर ही न निकले, कोई कांटा न चुभे, कोई कली न खिले, न वसंत हो न पतझड़, हाँ सिर्फ ऊंचाई का अंधड़, मात्र अकेलापन का सन्नाटा। और फिर प्रार्थना करते हैं अटल, मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना
मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गयों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना। अगर मुंजाल ने कीर्तिदेव को गले लगा लिया होता तो सोमनाथ का ध्वंस नहीं होता। और हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है दोस्तों कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, सिर्फ ये आधा अधूरी बात है। फर्स्ट टाइम it's a repetition and second time it is a disaster. I think we continue to follow Herbert Spencer. The only lesson from the history is a person does not learn anything out of it. हम इतिहास से कुछ सीखेंगे नहीं। मैं समय की मर्यादा को देखते अब गाड़ी को जरा 5 गियर में डालता हूं। राज्य व्यवस्था में जब बुनियाद जैसे अति प्रबल शक्ति केंद्र प्रस्थापित हो जाए तब अवंती की और उनकी द्वेष बुद्धि की मर्यादा से ग्रसित विचार जो राष्ट्रवाद से जुड़े गजनी के साथ एक साझा मोर्चा रखने के अवंती के महामाती कीर्तिदेव के प्रस्ताव को ठुकरा कर गजनी को इस देश में प्रवेश करने का और सोमनाथ को ध्वस्त करने का मार्ग खुला करने की मुंजाल की अहंकार ग्रसित आपातकाल में भी अवंती से सहकार नहीं करने की दुर्बुद्धि आज की राजनीति में भी एक से ज्यादा अवसरों पर पाई जाती है। आज भी कहीं न कहीं मुंजाल जिंदा। भारत देश को निरंतर एक या दूसरी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को लेकर चलने वाली राजनेताओं की दुर्बुद्धि और मौनापन में उनके निहित स्वार्थ और अहंकार को पोषते हुए जो नुकसान किया है वह बात अपनी कल्पना के जरिए कीर्तिदेव और मुंजाल के संवाद के रूप में कन्हैयालाल मुंशी जी ने प्रस्तुत की है। यह संवाद शाश्वत है, यह सबके शाश्वत है। जब एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा और अहम को पोषते हुए जनहित और देश के हित की बलि चढ़ाई जाती है तब उसका परिणाम सामूहिक नरसंहार, गजनी की लूट और सोमनाथ के ध्वंस में आता है। आज भी ऐसे पात्र कहीं ना कहीं जिंदा है और सरहद के पार से आने वाला गजनी भी कभी चीन के रूप में या कभी पाकिस्तान के रूप में हमें तोड़ने के लिए प्रयत्नशील है। मुंजाल और कीर्तिदेव की संधि अगर हुई होती, अवंती और अनर्थ एक होकर गजनी के सामने लड़े होते तो भारत का इतिहास अलग होता, सोमनाथ का ध्वंस नहीं हुआ होता। स्वार्थ बुद्धि और अहंकार किस तरह के विनाश के बीज बोते हैं यह काल्पनिक रूप से ही सही कन्हैयालाल मुंशी ने एक स्वप्न दृष्टा बनकर अपने उपन्यासों के माध्यम से राजनीति की महीन प्राथमिकताएं और सिद्धांतों को मद्देनजर रखते हुए की हुई प्रस्तुति आज भी उनकी सोच कितनी सबल है और जितनी कन्हैयालाल मुंशी की कल्पना सृष्टि में जीवंत थी वो आज भी उतनी ही जीवंत है। लगता है कभी कभी कल्पनाएं वो अगाध विश्व की पैदाइश होती है जो शाश्वत सत्य है। कन्हैयालाल मुंशी के मुंजाल और कीर्तिदेव, अवंती और अनर्थ आज के भारत में भी जिंदा है। यह बात तो हम शायद ही नजरअंदाज कर सकते हैं। कन्हैयालाल मुंशी की जो विशिष्ट प्राप्तियां हैं उसकी एक सारणी मैंने बनाई है। समय ज्यादा जाएगा इसलिए मैं नहीं पढ़ता है। एक तरह से देखें तो कन्हैयालाल मुंशी जी की सार्वजनिक क्षेत्रीय कामगिरी में उन्हें कांग्रेस समेत गुजराती साहित्य परिषद से लेकर भारतीय संविधान के रचनाकार की हैसियत से देखा जा सकता है। किसी भी संस्था की स्थापना में उसका संविधान नींव की ईंट होता है। मुंशी जी ने एक तरह से भारतीय संविधान समिति के सदस्य की हैसियत से और कांग्रेस के संविधान की रचना में अपना योगदान देकर दो अति महत्वपूर्ण इमारतों की नींव रखने का काम किया जो बेनमून है। भारतीय लोकशाही और कांग्रेस दोनों इमारतें तो आज वैसे ही खड़ी, नींव को कोई प्रश्न नहीं निकला मगर आज वो इमारत है जगह जगह से छलनी की तरह छिद्रित हो रही है और आज कोई कन्हैयालाल मुंशी नहीं है जो इस संविधान में कुछ न कुछ यहाँ वहां करके उसको फिर रिनोवेशन करने का काम। मैं नहीं मानता कि सार्वजनिक जीवन में पढ़े और किसी व्यक्ति ने इस तरह का कोई योगदान दिया। अब उनके दो महत्वपूर्ण योगदान की बात करनी है। यह मुद्दा हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से प्रथम भगवान सोमनाथ के मंदिर के जीर्णोद्धार से ताल्लुक रखता है। 1922 में मुंशी जी ने सोमनाथ के ध्वंस की वजह से भारतीय मानस को जो आघात पहुंचा उस संदर्भ में लिखा था, Desecrated, burnt and battered, it still stood firm, a monument of our humiliation and ingratitude. I can scarcely describe the burning shame which I felt on that early morning
as I walked on the broken floor of the once hallowed Sabha Mandap, littered with broken pillars and scattered stones. Lizards slipped in and out of the holes, and the sound of my unfamiliar steps, and oh, the shame of it. An inspector's horse tied there neighed at my approach with sacrilegious impatience. मगर जब तक जूनागढ़ नवाबी राज्य रहा, जूनागढ़ के नवाब हिंदुओं को यह मंदिर का जीर्णोद्धार करने की मंजूरी देने की स्वाभाविक मंजूरी देने वाले नहीं थे। ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन जूनागढ़ का भारतीय महासंघ में विलीनीकरण तय हुआ, सरदार पटेल और मुंशी जी साथ साथ थे। यह घटना पर मुंशी जी के मुंह से दो ही शब्द निकले थे, जय सोमनाथ। जूनागढ़ का भारतीय संघ में विलीनीकरण होने के बाद अक्टूबर 1947 में एक जनसभा में सरदार पटेल ने घोषणा की थी। सरदार पटेल ने कहा था, on this auspicious day of the new year, we have decided that Somnath should be reconstructed. You, people of Saurashtra, should do your best. This is a holy task in which all should participate. मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ये सूचना के साथ सहमत नहीं थे। उनका सुझाव था कि यह खंडहर ऐतिहासिक इमारत के रूप में संरक्षित रखने के लिए भारतीय पुरातत्व संरक्षण ASI को सौंपा जाए, मगर सरदार इस मुद्दे पर स्पष्ट दृष्टिबिंदु रखते थे। इस सुझाव के सामने रखी गई नोट पर उन्होंने लिखा, The Hindu sentiment in regard to this temple is both strong and widespread. In the present conditions, it is unlikely that this sentiment will be satisfied by mere restoration of the temple or by prolonging its life. The restoration of idol would be a point of honor and sentiment with the Hindu public. ये सरदार का जवाब था, जिसके ऊपर आधारित रहते हुए कैबिनेट मीटिंग में निर्णय लिया गया। वो निर्णय था सोमनाथ के मंदिर के भव्य पुनर्निर्माण का। ये कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। सरदार साहब का 15 दिसंबर 1950 को निधन हो गया। महात्मा जी, जिन्होंने यह मंदिर के लिए प्लान की सम्मति दी, वो भी मिल गए। जवाहरलाल नेहरू न सिर्फ मंदिर प्रोजेक्ट, मगर कन्हैयालाल मुंशी और वीएन गाडगिल के लिए भी नाराज चलने लगे। भारत सरकार मंदिर के लिए पैसा न दे, मगर इसके लिए जो भी धनराशि जरूरी हो वो अलग से जुटाई जाए, यह सुझाव महात्मा जी का। नेहरू का मत था, यह मंदिर बनने से हिंदू रिवाइवलाइजेशन, ये मंदिर बनने से हिंदू रिवाइवलिज्म को गति मिलेगी। जिसके जवाब में मुंशी जी ने लिखा, Yesterday you referred to Hindu revitalization. It is my faith in our past which has given me the strength to work in the present and look forward to our future. I cannot value freedom if it deprives us of the Bhagavad Gita or uproots our millions from the faith with which they look upon our temples, and thereby destroys the texture of our lives. I have been given the privilege of seeing my incessant dream of Somnath reconstruction come true. That makes me almost sure that this shrine, once restored to a place of importance in our life, will give our people a purer conception of religion and a more vivid consciousness of our stand, so vital in these days of freedom and its trial. शायद सरदार पटेल और महात्मा जी के जाने के बाद मुंशी जी हयात नहीं होते और मुंशी जी ने इस स्टैंड नहीं लिया होता तो क्या होता। मुंशी जी की हिम्मत और दृढ़ता के साथ सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण सरदार और गांधी जी के नहीं रहने पर कभी नहीं हो पाता। ये बात की पुष्टि दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज रिसर्च एंड मैनेजमेंट के फाउंडर डायरेक्टर
और वर्तमान में डिस्टिंग्विश्ड फेलो विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन प्रोफेसर मक्खनलाल ने कुछ इस तरह की। आज हमें जो भव्य सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और मंदिर के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त है, उसका यश मुंशी जी को जाता है। अब हम हैदराबाद की बात पर आए। 18 दिसंबर 1948 हैदराबाद के निजाम के जनरल सईद अहमद अल इदरिश की अगुवाई में लड़ रही हैदराबाद की सेना को मेजर जनरल जे.एन. चौधरी की अगुवाई में लड़ रही भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। इस तरह हैदराबाद को निजाम के शासन से आजाद कराया गया। देखिए, हैदराबाद वाज नॉट एक्सेशन इन इंडिया। हैदराबाद को आजाद करा के इट वाज देन पार्ट ऑफ इंडिया। तो इस तरह हैदराबाद के निजाम के शासन से आजाद कराया गया। जून 1948 के बाद मुंशी जी को सरदार पटेल ने एजेंट जनरल ऑफ इंडिया की हैसियत से निजाम के राज्य में भेजा। क्या करना है उस समय में सरदार पटेल और मुंशी जी के विचार और समझ बिल्कुल स्पष्ट थे। 17 दिसंबर 1948 को शाम 5 बजे निजाम ने शरणागति स्वीकारी और यूनाइटेड नेशंस में जो अपील दाखिल की थी उसे वापस ली। उस समय निजाम ने रेडियो पर जो भाषण दिया वह मुंशी जी ने भारत के एजेंट जनरल की हैसियत से ड्राफ्ट किया। इस तरह हैदराबाद मुक्ति संग्राम में भी और उसका भारत में विलीनीकरण होने में भी मुंशी जी का अहम योगदान रहा। सरदार पटेल का उन पर विश्वास भी उतना ही दृढ़ था जो उन्होंने सही उतरे खड़े होते। समय की मर्यादा को मद्देनजर रखते हुए मैं मानता हूं कि मुझे यहाँ रुकना चाहिए। कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी एक ऐसी प्रतिभा है जिनको हम किसी एक व्याख्या के दायरे में नहीं बांध सकते। इसको किस उपनाम से जाना जाए? राष्ट्रीय विचारक, संवैधानिक वकील, संविधान विशेषज्ञ, इंस्टीट्यूशन बिल्डर यानी संस्थाओं के सर्जक, भारतीय कला संस्कृति के बड़े विचारक और समर्थक, तत्कालीन राजनीति के एक प्रबुद्ध व्यक्तित्व, सोमनाथ के पुनर्निर्माण का सपना आंखों में संजोए हुए अवरोधों के सामने भी मजबूती से खड़े होकर उसे स्वप्न सिद्धि का जामा पहनाने वाले एक स्वप्नद्रष्टा और भारतीय संस्कृति के दमदार प्रेमी, या फिर भारत के पॉलिटिकल एजेंट की हैसियत से सरदार पटेल के साथ जुड़कर निजाम को भारत की शरणागति का स्वीकार करने के लिए तैयार करने वाले एक चाणक्य, हम उन्हें एक विद्वान कहे या फिर साहित्य के एक दिग्गज सम्राट, जिनकी रचनाएं आज भी अनेकों को प्रेरणा दे रही। आज की राजनीति अगर आप प्रश्नावतार पढ़े तो राजनीति क्या होनी चाहिए, जैसे चाणक्य नीति है, वैसे मैं मानता हूं कि प्रश्नावतार जो मुंशी जी ने लिखी है आज की राजनीति के लिए पूर्णतया उपयुक्त एक ऐसा ग्रंथ है जो हर पब्लिक लाइफ फंक्शनरी को, और मैं तो ये कहूंगा हर नागरिक को पढ़ना चाहिए। राजधर्म क्या होता है, राजा की फर्ज क्या होती है, दूध कर्म क्या होता है, दूध की मर्यादाएं क्या होती है, और वो दूध के सामने कितनी भी लालची देख के नहीं झुकने वाले कर्ण की ऊंचाई क्या होती है, ये आपको जानना चाहिए। मुंशी जी की रचनाएं आज भी अनेकों को प्रेरणा दे रही है, जिनके मुजाहिर और कीर्तिदेव आज भी विष्टिकारों के आदर्श बने हुए हैं, जिसकी कृष्णावतार आज भी राजनीति में एक मिसाल के तौर पर दिशा सर्जन करती है। कन्हैयालाल मुंशी को हम किसी एक दायरे में रखकर नहीं देख सकते। मुंशी जी एक ऐसा बहुआयामी व्यक्तित्व है जिसको एक स्थिर दृष्टि में आपको एक नजारा मिलता है, वह दृष्टि अगर थोड़ी सी हिल जाए कैलिडोस्कोप की तरह नजारा बदल जाता है और आपको मुंशी जी की एक अलग प्रतिभा देखने को मिलती है। उनका निधन हुआ करीब 50 साल, फिर भी आप किसी भी विषय पर मुंशी जी के विचार और दर्शन पर एक नई दृष्टि और दृष्टिकोण की अनुभूति है। 30 दिसंबर 1887 जन्म भरूच और 8 फरवरी 1971 देहावसान मुंबई। रिकॉर्ड के लिए मैं देहावसान की तारीख को याद रखना चाहूंगा। मुंशी जी हमारे विचारों में तब तक जिंदा है, तब तक प्रेरणा देते रहेंगे जब तक हमारे विचार आगे से प्रेरित, हमारी विचारधारा कुंठित ना हो और चिंतन कुंठित ना हो। हम हमेशा उदारता से जिए और माननीय अटल जी की ये पंक्तियां, मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, बैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना, सार्थक कर। मुंशी जी ने आज भी जो हमने चर्चा की, ये मुंशी जी कोई व्यक्ति नहीं है, एक विचार है,
जो पर्वत से निकलती निर्झरी की तरह निकलता है और कब महानद में परिवर्तित हो जाता है समझ में नहीं आता। वो हमें अपने प्रभाव में खींच लेता है और फिर हम निर्बंध बैठते जाते हैं। ये कन्हैयालाल मुंशी का प्रदान और खास तौर पर सोमनाथ का पुनर्निर्माण हैदराबाद के समय उनकी भूमिका और हमें भारतीय विद्या भवन जैसी संस्था की भेंट मुंशी जी कितने कितने स्वरूपों में हमारे सामने जिंदा है। शायद गुजरात के लोगों को भी ये नहीं मालूम। गुजरात में एक विद्यापीठ बना, सरस्वती पीठ बना, जिसका निर्माण भाईलाल भाई दयाभाई पटेल, हमारे एक बहुत काबिल इंजीनियर, शक्कर प्रयास के सर्जक भाईका का, पूज्य भाईका का और भिखाभाई पटेल ने किया। उस इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्माण के लिए बिरला जी ने 25 लाख रुपया देने का वचन दिया। बिरला जी के ही आर्किटेक्ट वगैरह आके डिजाइन तैयार करके उन्होंने मंजूर की। इसका भी संविधान और कानूनी सलाह कन्हैयालाल मुंशी जी थे। अब जब अंत में ये दस्तावेज पे सही करनी थी, तब मुंशी जी को लेकर ये पूरा जमावड़ा बिरला जी के वहां पहुंचता है। ऐसा है कि मुंशी जी ने तैयार किया है जो दस्तावेज को सही हो, साइन हो जाए, काम खत्म। 25 लाख रुपए मिलेंगे अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज में, उससे भी ज्यादा पैसे लगेंगे, बिरला जी को कोई तकलीफ नहीं होती। मगर उनको एक झटका लगता है जब बिरला जी कहते हैं कि मैंने आपको बात कही थी 25 लाख रुपया देने की, सही, मैं उससे मुकरना नहीं चाहता, मगर महात्मा जी ने मुझे कहा है कि अहमदाबाद में कस्तूरबाई लालभाई इंजीनियरिंग कॉलेज करने के लिए 25 लाख रुपए का दान दे रहे हैं। उन्होंने उसके लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है और बात आगे चल निकली है। तो महात्मा जी की इच्छा है कि एक ही राज्य में 2 इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों बना, आप कहीं और पैसा दें और तीनों वापिस आते। हमें गुजराती में कहिए ना कि लीला तोरणी थी दान पाछी है। सरदार साहब के वहां जाते हैं, सरदार साहब पूछते क्या हुआ, ये ऊपरी हुई कड़ी जैसे फूल के लटकाए वो क्यों आए, तो उसको सहमी की आवाज में पूरा प्रसन्न होता है। सरदार तो कम शब्दों के धनी थे, उन्होंने सिर्फ इतना कहा आप फिर बिरला जी के पास जाइए। और ये फिर से बिरला जी के पास गए, जब पहुंचे वहां तो बिरला जी आनंद फानंद में बाहर भाग रहे थे, आ रहे थे। तो उनको देखा, बोला बैठो, मुझे सरदार ने बुलाया, मैं जाके आता हूं। सरदार के पास से बिरला जी वापस आए, तब उनके तेवर बदले। उन्होंने बोला मैंने जो कमिटमेंट किया मैं 25 लाख रुपया आपको दूंगा, मगर 25 लाख के ऊपर खर्चा हुआ कोई देना ना। और ये तीनों ने ये प्रस्ताव तो मंजूर रखा, मगर ये तीनों के चारित्र की ऊंचाई कि बाकी के फंड दान से लाने के बावजूद भी बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय ऐसा नामकरण विद्यानगर की इंजीनियरिंग कॉलेज का हुआ। एक और इंस्टीट्यूशन कैसे जन्म हुआ इसका, कौन इसके पीछे थे, उनके जन्मदाता सरदार पटेल, उसके कानूनी सलाहकार कन्हैयालाल मुंशी। आज विद्यानगर एक बहुत बड़ी सरस्वती पीठ बन के हो रहा है। हमारी कम नसीबी है कि आज हम लिलीपुट वाले युग में जी रहे। संस्थाएं तो काफी बड़ी, अब इनकी ये विरासत को संभालने वाले दिन ब दिन जो आ रहे हैं, हमें दुख होता है कि क्या ये लोग हंसा मेहता, लॉर्ड भिखू पारे, सुरेश दलाल जैसे दिग्गजों के पलड़े में अपना पांव रखने के लिए काबिल है। दुख होता है जब किसी विद्या स्थान या विद्या मंदिर के
सबसे ऊंचे स्थान पर रखने के लिए भी हम संकुचित के ऊपर नहीं उठ सकते। भारतीय जनता पार्टी के शासन को कई बौने अवसर प्राप्ति का अवसर देखते हैं और उसी वजह से आज हम दुखी, हम हैरान हैं। विरासत तो मुंशी जी ने दी है, मगर विरासत को हम कहां ले जाएंगे पता नहीं। तभी दिल से एक चीख उठ निकलती है, क्या जरूरत थी इतने सारे लोगों को एक साथ यहाँ भेजने की भगवान। सरदार पटेल से लेके महात्मा गांधी से लेके विठलभाई पटेल से लेके कितने कितने लोगों ने तुझे वही काल में भेजा जब यहाँ इतनी सारी भीड़ थी उच्च प्रतिभाओं की, और उसके बाद तुम्हें हमने जैसे वर्षा के पर्वत के छाया प्रदेश में वर्षा नहीं होती, आज हम पर्वत के छाया प्रदेश से प्रसार हो रहे हैं। जब हमें कहीं न दूर दूर तक एक मुंशी जी दिखता है, कहीं दूर दूर तक एक महात्मा दिखता है, कहीं दूर दूर तक एक सरदार दिखता है, एक नानाजी देशमुख दिखता है, एक अटल बिहारी वाजपेयी दिखता है, एक गुरुजी दिखता है, या एक कप्तान दिखता है। क्या हुआ है? क्यों हम इतने निरस्त और निस्तेज बन गए? क्या हमारा दोष था? भगवान ने हमें एक साथ सब प्रतिभाओं को भेजा, एक कालखंड में वो सब कार्यरत हुए, और वो कालखंड के बाद न विवेकानंद आए, न रमण महर्षि आए, न स्वामी रामकृष्ण परमहंस आए, न महात्मा आए, न सरदार आए, न मुंशी आए। दुख है। मुंशी जी को आज के दिन मेरे श्रद्धांजलि। मुझे जो ठीक लगा मैंने इस विषय को बोलने पसंद किया था। सांप्रत समय की जो व्यवस्था है दोस्तों, मैं ऐसा मानता हूं कि सज्जनों की सज्जनता या निष्क्रियता, दुर्जनों की दुर्जनता या सक्रियता पे वो अपने पे हावी होने देती। आज गुजराती में 4 पंक्तियां कह के मैं बात खत्म करना चाहूंगा। गुजराती मेरी मातृभाषा है, उसको भी अन्याय नहीं होना चाहिए। गुजराती में 4 पंक्तियां हैं, बनावटी से बलिहारी। अभी का समय कैसा है? सब बनावट, नकली चल रहा है। बनावटनी से बलिहारी उकरड़ा बाग थई बैठा। जो कूड़े के जो घर थे, कूड़े के जो पर्वत थे, वो आज बाग बगीचे की तरह फूल फल रहे हैं। बनावटनी से बलिहारी उकरड़ा बाग थई बैठा। जे जाते जो ही नहीं ना सकता, जो खुद धृतराष्ट्र है, खुद देख नहीं सकते, जिनके आंखों के ऊपर पड़ल लगे हुए हैं, जगत चिराग थे बेटा, जगत को दिशा देने के लिए निकल पड़े। हे मां भारती, हे काल पुरुष, हे भगवान, अब तो समय है। कब आएगा तू बोल के गया कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति बहुत ही भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्था पराकाय संभवामि युगे युगे। ये धर्म संस्था आज जितनी खतरे में है, साधु संतों के रूप में, राजनीतिज्ञों के रूप में, सेठ व्यापारियों के रूप में हम लूटे जा रहे। अब तो कब आएगा? या फिर तू भी ये राजनीति के जैसा तेरा वचन बोला गया, भूल गया, जुमला था, कब आएगा? हे कृष्ण, अब अवतार ले, हमें तेरी जरूरत है। और वो कृष्ण बाहर से नहीं आएगा, वो कृष्ण आएगा आप में से और हम में से। इसीलिए ये पंक्तियां है, प्यार की राह दिखा दुनिया को, रोक के जो नफरत की आदि, इनमें ही कोई गौतम होगा, इनमें ही कोई होगा गांधी, होगा गांधी। प्यार की राह दिखा दुनिया को। तलाश है आज के अणु शस्त्रों की होड़ में अगर एक छोटी सी भी चिंगारी बंद हो, एक छोटा सा भी युद्ध छिड़ जाए, तो हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम जीते गए, उससे कई गुने शक्तिशाली बम आज कई गैर जिम्मेवाराना लोगों के हाथ में है।
एक छोटी सी चिंगारी विश्व को सत्यानाश की ओर ले जा सकती है। उसी समय राष्ट्र का सुखान, गांव का सुखान, समाज का सुखान, व्यापार उद्योग का सुखान, हर क्षेत्र का सुखान ऐसे प्रबुद्ध लोगों के हाथ में हो जो नीर क्षीर विवेक कर सके और हंस की तरह क्षीर ग्रहण करके प्रजा के लिए वो प्रसाद के रूप में उपलब्ध करें। आशा करते हैं मोशी जी की ये आज पवित्र दिन है, हमारी मनोकामनाएं। मैं निराश या पेसिमिस्टिक निराशावादी नहीं, मुझे आशा है जब जब अंधकार का युग आया है, अनंत और चाणक्य का युग भी अंधकार का युग, कच्छ और चाणूर और श्री कृष्ण वाला युग भी अंधकार का युग, रावण और राम वाला युग भी अंधकार का युग था। ब्रिटिश राज इतना सुशासित माना जाता था, मगर उसमें भी हरकिशन मेहता की एक नवल कथा है, अमीर अली ठरमा पीड़ा रुमाल निगाह। उस समय में भी ठग और पिंडारों का वर्चस्व था। आपको एक और गुजराती नवल कथा जो करीब करीब 90 साल का इतिहास है, यशोधर मेहता की लिखी हुई, 9 वर्ष 5 खंड में है। वो करीब 1857 से 1947 तक की परिस्थिति का एक दस्तावेजी फिक्शन या इतिहास है, पढ़ना चाहिए, क्योंकि इतिहास उन्हें ही याद रखता है जो अपने इतिहास को याद। तो मैं सेंटर को धन्यवाद दूंगा कि इस मौके की वजह से मुझे अपने एक यशस्वी कालखंड के इतिहास को प्रबल पुरुष की व्यक्तित्व से कुछ अनुभूति पाने का, परिचित और ज्यादा निकटतम और ज्यादा परिचित का मौका दिया। आशा रखूं आपका यही जो आयाम है चलता रहे और आप उसमें सफल हो। धन्यवाद। धन्यवाद सर। वैसे तो धन्यवाद देने का कार्य हमारे डॉक्टर निधि जी का है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी मैं मिस नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं थोड़ा सा आपको थैंक यू बोल दूं, मेरी तरफ से धन्यवाद दे दूं।